Very good evening, friends. I welcome you all for our new chapter, that is oscillation. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑसिलेशन का एक वीडियो सेंड किया था और हमने ऑलरेडी क्लासेस में इसको स्टार्ट किया हुआ है. तो ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? ऑसिलेशन इज़ बेसिकली जहाँ पे हमारा मोशन रैंडम मोशन आएगा वहाँ पे हम लोग ऑसिलेशन की बात करेंगे. ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन. जब हमने क्लास में इस चैप्टर को देखा था तो मैंने आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. नाउ व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन की एक पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होता है तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. मतलब कोई भी एक टास्क जो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में एक टाइम लिमिट में अगर वो कर रहा है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा. ओके. व्हाट इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन? जो कि पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरेशंस में नहीं रिपीट होगा उसको हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. सिमिलरली हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में हमने लीनियर मोशंस देखे. लीनियर मोशंस एन ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, और विच डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन. सिमिलरली हमारा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस होता है, बट हमारा ऑसिलेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन. Oscillation is nothing but it's a repetitive variation. ठीक है, repetitive variation. So in linear periodic motion the displacement, velocity and acceleration are represented by sine and cosine function. तो जहाँ पे हम linear oscillation motion की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो acceleration रहेगा, displacement रहेंगे, velocity रहेगी, वो साइन एंड कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा. और इन्हीं फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन, और इसी फंक्शन को हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन. ओके. नाउ अभी आपको स्क्रीन में पीरियोडिक मोशन का पेज दिख रहा होगा. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन. अ मोशन विच प्रोसेस और फिनोमिनॉन which repeats in equal intervals of time is called periodic. मैंने आपको AC साइन वेव का एक सिग्नल बताया था कि the time required to complete one cycle is called time period. मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमको जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द पीरियोडिक ऑफ पर्टिकुलर दैट साइकिल नाउ इस पेज में आप देखेंगे तो पीरियोडिक मोशन इज द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बॉडीज विच डिस्क्राइब्स द सेम पाथ अगेन एंड अगेन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. A body performing periodic motion goes on repeating the same set of movement again and again. The time taken for such one set of movement is called periodic time. एक मोशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग पीरियोडिक टाइम बोलेंगे. लेट्स टेक वन एग्जांपल. जब हम लोग साइकिल को पैडल मारते हैं तो जब हम पैडल मार के ऊपर से स्टार्ट करके हम वापस जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो हमारा पैडल का एक राउंड कंप्लीट हो रहा है. अब सामने वाले के ऑब्जर्वेशन से हम लोग जो पैडल मार रहे हैं हम लोग पैडल को सर्कुलर फॉर्म में मार रहे हैं. अगर यही चीज़ आप सामने से फ्रंट से देखोगे तो हमें सर्कुलर पाथ नहीं दिखेगा. हमें जब हम लोग को एग्जैक्ट उसके पैरेलल में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग पैडल को अप्स एंड डाउन फॉर्म में कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन फॉर्म में देख रहे हैं. तो नाउ लेट्स इमेजिन कि एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हमने बॉल लटकाया है. तो बॉल हमारा या तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा या तो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकता है. अगर वही सर्कुलर मोशन को एग्जैक्ट हम लोग उसके पैरेलल फॉर्म में जब देखेंगे तब वो हमें एक लीनियर फॉर्म या टू एंड फ्रो मोशन में दिखेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहीं पे वही इस पैराग्राफ में वही बताया हुआ है कि हमारा जो बॉडी है goes on repeating the same set of movement.
एक ही मूवमेंट को अगर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल मोशन ऑफ एनी बॉडी with constant angular velocity is the periodic motion, and as each rotation is completed in equal interval of time, so it is a periodic in that time. Similarly, rotational motion, circular motion, ग्रेविटेशंस में हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी है कि हर एक मोशन को कंप्लीट करने के लिए वी नीड सम टाइम पीरियड। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। हमारा पेंडुलम, द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑसिलेशन मोशन इज पेंडुलम। पेंडुलम अगर एक हम लोगों ने एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से अगर हम लोगों ने उसको बॉब को बांध के रखा है और हमने उसको थोड़ा सा पुश किया बॉब को, तो बॉब हमारा टू एंड फ्रो मोशन में मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑसिलेशन हमारा जो होता है अकर्स नॉट ओनली इन मैकेनिकल सिस्टम बट इट इज़ ऑल्सो इन डायनामिक सिस्टम। ओके, डायनामिक मैकेनिकल सिस्टम, अगर ये पेंडुलम का एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे तो दैट कम्स अंडर योर मैकेनिकल सिस्टम। डायनामिक मीन्स हमारे हार्ट बीट्स, हमारा पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग पल्स गिनते हैं हमारी कि एक मिनट में हमारी कितनी पल्स चल रही है, हमारा हार्ट कितने बार धड़क रहा है। तो हमारा हार्ट धड़कता है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, धड़कता है, ओरिजिनल एक्सपांडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, इस फॉर्म में चलता है। ओके, तो सिमिलरली हमारी रबर की स्ट्रिंग्स होती है, जब हम लोग उसको भी स्ट्रिंग करते हैं तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ओके, दैट्स ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑसिलेशन। तो सिंपल ऑसिलेशन हमें समझना है, तो जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे रिपीटेटिव मोशंस रहेंगे या मूवमेंट रहेगा ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेशन। नाउ लेट्स मूव टू लीनियर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। The motion in which object moves to and fro along the straight line is called linear simple harmonic motion, SHM, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं SHM, that is simple harmonic motion. Examples of simple harmonic motion आप देख सकते हैं, oscillations of a pendulum clock, oscillation of a needle of a swing machine, oscillation of a spring loaded mass, etc. These are the examples. swing machine आप लोग देखते हो, जब हम लोग कपड़े सिलने की मशीन होती है तो हमारी निडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, और वही मूवमेंट हमें जब साइकिल हम पैडलिंग करते हैं दूर से, जब आप लोग देखेंगे, ये आपने जो जीता वही सिकंदर मूवी देखी होंगी, या आपने साइकिल रेस अगर कभी देखा होगा तो आपको दूर से तब दिखेगा पैडल ऊपर नीचे के फॉर्म में दिखते हैं। Now, simple harmonic motion is the simplest kind of oscillation in which the body displays from its stable equilibrium position and oscillates to and fro about the equilibrium position when released. Equilibrium position means ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ के दूसरे पोजीशन की तरफ जाता है, फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है और फिर दूसरे पोजीशन पे जाता है। हमारा पेंडुलम का एग्जांपल, वो लेफ़्ट जाएगा, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, राइट जाएगा, राइट से फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, लेफ़्ट जाएगा। दैट इज़ अ कंटिन्यूस मोशन। तो हम लोग चेक करते हैं कि एक मिनट में कितने बार हमारा पेंडुलम धड़क रहा है, मूव हो रहा है, सॉरी। सो दैट विल बी द टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते थे। सपोज एक मिनट में हमारा पेंडुलम 8 से 10 बार हुआ, मतलब लेफ़्ट गया, राइट गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तब ये हुआ एक राउंड, फिर लेफ़्ट गया, राइट गया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आया, ये हमारा 2 राउंड। तो ऐसे एक मिनट में हमारा पेंडुलम कितने देर चला वो हमें चेक करेंगे। इस तरीके से हम लोग उसका टाइम पीरियड या पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द बॉडी ऑफ मास m अटैच टू वन एंड ऑफ द आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड फ्री टू मूव अदर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अभी हम एक नेक्स्ट एक डायग्राम देखेंगे जिसमें आपको और क्लियर होगा कि इसमें क्या है। ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट है हमारा विथ मास m है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में, एक m है, और जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है, वो है हमारी मेन पोजीशन। अब हमने ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन से आगे की तरफ खींचा स्प्रिंग को, तो आप देखोगे कि स्प्रिंग के जो गैप्स है वो इंक्रीज हो गए हैं, एक्सपांड हो गए हैं, दे आर नॉट इन देयर ओरिजिनल पोजीशन।
अब जब हमने वो स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो स्प्रिंग को छोड़ने के बाद वो मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आगे पीछे होगा। तो कैनवी से जब वो आगे पीछे मूव हो रहे हैं तो वो हमारा एक ऑसिलेशन मोशन है या टू एंड फ्रो मोशन कैरी कर रहा है। यस यस, हमारा टू एंड फ्रो मोशन कैरी कर रहा है। लेकिन ठीक है, सेकेंड केस में आते हैं अपन। ठीक है, विल कंटिन्यू नाउ। तो यहाँ पे क्या बोला, कंसिडर द बॉडी ऑफ मास एम अटैच टू वन एंड ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट के एंड फ्री टू मूव ओवर द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। Now that there is an equilibrium position in which the spring exerts no force on the body। अब इसी का हम लोग बी फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं बॉडी पे, तो बी में आप देखेंगे इट इज ऑन रिलैक्स मोड। बी जो है हमारा रिलैक्स मोड में है। ओके, नेक्स्ट, इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एज शोन इन फिगर 4.1 का ए। तो अब जब ओरिजिनल पोजीशन से हमने राइट की तरफ खींचा, यानी हमने उसको एक्सपांड किया, आप देख सकते हैं, है ना, एम का जो पोजीशन है वो आगे की तरफ हो गया है। सेकेंड वाले पोजीशन में हमारा एम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो वहाँ पे हमारा जो फोर्स है जीरो, बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ओवर देयर। एफ इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ if the body is displaced towards left from its equilibrium position as shown in figure 4.1 का C, एंड 4.1 का C फिगर में हम लोग देखेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ किया हुआ है। तो फर्स्ट केस में हमने उसको एक्सपांड किया, सेकंड केस में हमने उसको कंप्रेस किया। लेकिन जब हम उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो स्प्रिंग मेरे ऑटोमेटिकली आगे पीछे मूव होगी एंड थोड़ी देर बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट है उसको हम कितना भी मोशन अप्लाई कर ले या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ले, दे विल बैक टू इट्स ओन ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हम लोग रिटेन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ इन केस द फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स इफ एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, उसको हमने एक आगे की तरफ एक्सपांड किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो x हुआ। फोर्स को हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, x किया, और वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये हमको मालूम है। ओके, अब मास इनटू एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पर x हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, नाउ इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय, तो कैन वी से कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि वो वापस वही पोजीशन पे आएगा और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स ओवर देयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हैं और वहाँ पे के लगाते हैं, दैट इज के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट आगे जाके वापस रीस्टोरिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब वी आर कमिंग बैक। ओके, तो हमने जिस ऑब्जेक्ट को जहाँ से छोड़ा था वो वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है। तो जब हम रिवर्स प्रोसेस में आ रहे होते हैं तो हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो वहाँ पे मेरा फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये यहाँ पे आएगा। हमको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये मास जब है और मास में जब हम लोग ने उसको खींचा है और वो जब आगे पीछे होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आया, यानी एम ए आया, एम ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और एम हमको मालूम है एम इज़ नथिंग बट हमारा होता है फोर्स। इस तरीके से वो डिफाइन कर रहा है। ऑब्जेक्ट में हम लोग मास अप्लाई कर रहे हैं, मास अप्लाई करने के बाद वहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कितने स्पीड से वो स्प्रिंग आगे पीछे होगी, दैट इंडिकेट्स द एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड को बताएगा। एक्सेलरेशन हमने देखा हुआ है कि उसकी स्पीड को बताता है। सिंपल अगर हम तो यहाँ बोले मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी हमको मालूम है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी एम इंटू ए इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, और एम ए यानी मेरा होता है एफ, दैट इज फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन नथिंग बट फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और x को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस के एक्स। तो ये मेरा जो इक्वेशन आया है, दिस माई हियर द नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि जो हमारा फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इज दैट क्लियर? आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, पहले केस में हमने एक्सपांड किया, यहाँ पे एम एक्स जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट था ओरिजिनल पोजीशन से, फिर उस सेकेंड कंडीशन में हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एफ का वैल्यू 0 हुआ। फिर हमने लेफ़्ट की तरफ खींचा तो हमारा एक्स वहाँ पे आया, एक्स वहाँ पे आया तो एक्स लेफ़्ट की तरफ गया, लेकिन वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। पहले माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं, हमारा जो के है इज़ अ कांस्टेंट नोन एज द फोर्स कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। फोर्स का यूनिट हमारा होता है न्यूटन पर मीटर एंड सीजीएस सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज डाइन पर सेंटीमीटर। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम ऑब्जेक्ट का, देख लो, हमको मालूम है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम। ठीक है, एफ हमने थोड़ी देर पहले निकाला, माइनस के एक्स बाय एम हो जाएगा। ओके, वेयर के बाय एम इज़ नथिंग बट हमारा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अब हमारा ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बार हमारा स्प्रिंग आगे पीछे हो रहा है तो दैट विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो 1 मिनट में कम साइकिल कवर करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट के बाय एफ। ये आगे हम डेरिवेशन जब आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ। ओके, तो फिलहाल के लिए ध्यान में रखो ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, एफ होता है हमारा के एक्स बाय एम। ओके, एंड के बाय एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर से, तो हमारा क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो के बाय एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर एस एच एम का डेफिनेशन चेक करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ डेरिवेशंस है, थोड़े से हम लोग उसको चेक करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच।